So, good evening everyone. Today we are going to start the second class on CRPC. आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे जी? फंक्शनरीज पढ़ेंगे अंडर द कोड। हमने आपको बताया था, दिखाया था कि फंक्शनरीज हैं कुछ बहुत ही शॉर्ट में, डिटेल में नहीं गए थे, बहुत ही शॉर्ट में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि भाई कितने फंक्शनरीज हैं और कौन कौन से क्या क्या चीजें होते हैं। पुलिस क्या है, प्रोसिक्यूटर्स क्या होता है, डिफेंस काउंसिल क्या है, कोर्ट क्या है, प्रिजन अथॉरिटी क्या है। बड़े ही अच्छे से इसको हम समझ लेंगे ताकि फ्यूचर में सीआरपीसी, पूरे सीआरपीसी में ये सब आपको प्रोसिक्यूटर है, डिफेंस काउंसिल है, कोर्ट है, ये सब आपको दिखते रहेंगे। कभी कभी समझ में नहीं आएगा एडिशनल मजिस्ट्रेट कोर्ट किसे कहेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है ना, एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, उनके पावर्स क्या होते हैं। इस पोर्शन में से तो आपको इसमें से और इसमें से ये आपको मान के चलो कि 90% चांस है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, है ना। सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर है, कितने पनिशमेंट वो दे सकते हैं, सेशन कोर्ट को कितने पावर से कितने पनिशमेंट दे सकते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आज की क्लास में। सो फर्स्ट पार्ट इज फंक्शनरीज। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, आई थिंक नो नीड टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनरीज, आप समझ चुके हो। बट इसके अंडर में पुलिस जो होता है, पुलिस को हम देख लेते हैं। अब चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस के लिए पुलिस एक्ट 1861 बना। पुलिस क्या होता है भाई? ये चीजों को, जब चीजें ऑफेंस होती है, कमिट होती है, कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। पुलिस क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, जस्ट टू प्रिवेंट, है ना, जस्ट टू डिटेक्ट द ऑफेंडर, जस्ट टू प्रिवेंट द ऑफेंस, है ना। ऑफेंस को कमिट करने से रोकने के लिए पुलिस का काम होता है कि प्रिवेंट करना, ऑफेंस होना, है ना, ऑफेंस होना, उसको रोकने के लिए पुलिस एक इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑफेंस को प्रिवेंट करता है और ऑफेंस को डिटेक्ट करता है, क्राइम को डिटेक्ट करता है, क्राइम को प्रिवेंट करना है कि नहीं। पुलिस का यही तो काम होता है। पुलिस जब भी कोई ऑफेंस होता है आप उसे बुलाते हो, जब भी कोई क्राइम होता है आप उसे बुलाते हो। बट होने से पहले भी ये पुलिस ऑफिसर का काम है, ड्यूटी है उसका, कि उस चीज को प्रिवेंट किया जाए, उस चीज को डिटेक्ट किया जाए। और ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ये लोग आते हैं। हाँ, कई एक्सेप्शन है इसके लिए। आप जैसे दिल्ली पुलिस है, वो स्टेट हैंडल नहीं करती, वो सेंटर हैंडल करती है। और हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था आपको, जब यूनियन 2 हम से स्टेट लिस्ट हम आपको डिस्कस कर रहे थे। लिस्ट 2, है ना, यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में हमने दिखाया था आपको कि पुलिस जो मैटर है स्टेट मैटर होता है, लेकिन हमने आपको एक्सेप्शन में वहां पे बता दिया था कि जो दिल्ली पुलिस है वो सेंटर के आती है, सेंटर के अंडर। अब जहां तक पोजीशन की बात करें, आप जैसे ऑन द बोर्ड यू में सी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, आईजी जिसे आप जनरली कहते हैं, आईजीपी। वो जो होते हैं कि ही इज द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्स। स्टेट लेवल पे इंचार्ज होता है, पूरे स्टेट में जो पुलिस फोर्स है। जैसे यूपी के जो आईजीपी हैं, वो पूरे यूपी में देख रहे होंगे, पुलिस फोर्स को कंट्रोल कर रहे होंगे, उनके अंडर में वो इंचार्ज होंगे, है ना। और डीएसपी जब हम बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसका फुल फॉर्म होता है। ओवरऑल इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स के ओवरऑल डिस्चार्ज होते हैं वो अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ डीएम के काम करते हो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसके अंडर में, उसके कंट्रोल में डीएसपी आता है। तो डीएसपी बड़ा होता है कि डीएम बड़ा होता है? इसलिए बड़ा होता है। डीएम के अंडर में, उनके कंट्रोल में, उनके डायरेक्शन में डीएसपी काम कर रहे होते हैं। और डीएसपी का जो इसमें वही होते हैं, आईपीएस लोग बनते हैं, या यूपीएससी करके जाते हैं वो बनते हैं, और आईएएस करके जो जाते हैं वो डीएम बन जाते हैं। ठीक है, तो ये पुलिस का हमने पढ़ लिया। अब कोर्ट, चूंकि ये स्पेसिफिक पावर्स कंफर्म करता है पुलिस पे भी, जैसे अरेस्ट का पावर पुलिस के पास है, अरेस्ट करने के लिए पुलिस के पास पावर है, डिपेंडिंग द ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सो विदाउट हैविंग एनी वारंट, विदाउट हैविंग अथॉरिटी फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, द पुलिस में अरेस्ट द ऑफेंडर, द एक्यूज्ड पर्सन। हेलो ब्रिजेश, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कम ऑन टाइम इन द क्लास, ओके। तो थोड़ा सा निकल चुका है। एक पुलिस पहला कॉन्सेप्ट है, हम लोग फंक्शनरीज पढ़ रहे हैं, जो नए आए हैं अभी हम बता दे रहा हूं मैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शनरीज अंडर द कोड, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। और पुलिस ये फर्स्ट टॉपिक है, तो पुलिस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो पुलिस का हमने बताया कि भाई पुलिस एक्ट 1861 है, इसके तहत ये गवर्न होते हैं। हर स्टेट का अपना अलग, ये तो सेंटर है, हर स्टेट का अलग अपना एक लॉ होता है, अकॉर्डिंग स्टेट वाइज पुलिस चलती है। और आईजीपी होते हैं, डीएसपी होते हैं, पुलिस का क्या काम है, पुलिस की क्या पावर्स हैं, वो ये सब एक्ट कन्फर्म करता है। अपार्ट फ्रॉम एक्ट, स्पेसिफिक पुलिस एक्ट, सीआरपीसी भी कई जगह बताता है कि पुलिस क्या कर सकती है कि नहीं। जैसे अभी कॉग्निजेंस ऑफेंस में हमने देख लिया कि भाई पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, ये पावर होते हैं, है ना। कोड जो है सीआरपीसी कहीं कहीं ये भी कंफर्म करता है, पुलिस अथॉरिटी के पावर्स के बारे में भी डिस्कस करता है ना। पुलिस सर्च कर सकती है ना।
ऑन द मेंबर्स ऑफ द पुलिस फोर्स हु आर इनरोल्ड एज पुलिस ऑफिसर्स, जो पुलिस ऑफिसर्स के अंडर में, पुलिस मतलब क्या, पुलिस एक्ट के तहत, उस एक्ट के तहत जो भी क्वालिफिकेशन है, जो इनरोल्ड होगा उसको पुलिस बोल देंगे। उसको पावर है सर्च करने का, उसको पावर है सीज करने का, उसको पावर है अरेस्ट करने का, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, किस टाइप का ऑफेंस है पुलिस ये कर सकते हैं। तो फंक्शनिस्ट में अगर हम पुलिस की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत अहम रोल होता है पुलिस का। देखिए क्या होता है, क्या है, मैं मानता हूं कि जब क्राइम होता है ना तो पुलिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम रोल होता है। आपने वो मूवी देखी होगी इरफान खान की, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसमें होता नहीं कि फिर बाद में सीबीआई, अच्छा हाँ, उसका तलवार का केस, ठीक है, तलवार के केस में, अब चाहे मूवी की बात करें चाहे ओरिजिनल में बात करूं, मैं सच बता रहा हूँ इतने दिन केस चलना ही नहीं था। जिस तरीके से घुमा लिया ना, उस तरीके से चलता ही नहीं अगर पुलिस स्टार्टिंग में अपना काम सही से की होती। तो कितना अहम रोल होता है पुलिस का। अब उसने सीढ़ी से ले गया था नौकर को, खून वून थे, न चेक किया पुलिस ने, न कुछ किया, फिंगरप्रिंट नहीं लिए, है ना, उसको डिटेक्ट नहीं किया, बस आया ऐसे सब चल गया, उन्हें लगा कि नौकर मार के भाग गया, कुछ इंक्वायरी खास उन्होंने की नहीं। तभी तो सीबीआई को इतना इशू है, तभी डॉक्टर तलवार दंपति जो थे उतना घुमाया पुलिस को। अब पुलिस में एक्चुअली क्या होता है कि लोअर लेवल पे ना चीजें उतनी इंटेलेक्चुअल लेवल पे लोग होते नहीं पुलिस में। एक मतलब कि एक ट्रेनिंग दे के भेजा जाए उनको, एक्सपीरियंस बंदा हो तब चीजों को करे। जब आप क्राइम होता है तो जनरली जो पुलिस स्पॉट पे, घटना स्थल पे पहुंचते हैं जो पुलिस, वो बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं होते, इंस्पेक्टर लेवल के होते हैं। ठीक है, भेज दे जाओ, भाई देखो क्या हो रहा है। जब तक उसमें कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व ना, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है तो ठीक है, सीरियस लेती है पुलिस, अदरवाइज नॉर्मल, हम आप बुलाएंगे अभी ना, अभी मर्डर हो जाए, अभी बुला के देखो, अभी देखो कौन आएगा, वो तो ठीक है, वो पास करके आया एग्जाम, क्या घटना स्थल पे क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा। जब तक चीजें सीरियस लेती है पुलिस तब तक चीजें धुल चुकी होती है, नॉर्मल हो चुकी होती है, तो एविडेंस फिर उस क्वालिटी का एविडेंस जो है मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब कहते हैं जब एफआईआर आप करवाओ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो एफआईआर को बहुत अच्छे से लिखवाओ, एक एक चीज लिखवाओ। एफआईआर आप फिर बेसिस बनता है ट्रायल का, फिर आगे उसी हिसाब से केस मोल्ड हो जाता है, केस चल रहे होते हैं। एफआईआर में गड़बड़ी हो गई तो फिर उसी हिसाब से चीजें भी चलती रहेंगी। पुलिस वाले भी जैसे पैसा ले लेते हैं ना, पैसा लेके फिर उसी तरीके से काम भी करते हैं, उसी तरीके से लिखेंगे भी। होशियार आदमी अगर नहीं है तो मोल्ड इसी को पूरा उल्टा कर देते हैं। ये अपार्ट फ्रॉम बुकिश नॉलेज में बता रहा हूँ। बहरहाल हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो जब आप सेक्शन, इसी सीआरपीसी में जब सेक्शन 177 पढ़ेंगे, क्या कह रही हैं, फिर डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं शिवांगी आप तो हैं, हाँ डिस्कनेक्ट हो गया। क्लास लिख देता हूँ। ठीक है, तो जब सेक्शन 177 पढ़ेंगे, 178 पढ़ेंगे, 178 पढ़ेंगे इसी सीआरपीसी का, है ना, तो उसमें पुलिस हैज वाइड जुरिडिक्शन इनेबलिंग देम टू इंक्वायर इनटू अ कंप्लेंट व्हिच हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड इन अनदर जुरिडिक्शन। तो जब हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे आपको समझाएंगे कि 177 में, 178 में जब कंप्लेंट किया जाता है ना, तो पुलिस के पास पावर है इन्वेस्टिगेट करने का, पुलिस को भी पावर दी गई है। तो दो हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं पुलिस, लेकिन एक बार सीआरपीसी में कहाँ कहाँ इनको कितनी पावर मिले, क्या अहम रोल है इनका, ये सब जानना हमें जरूरी होता है। तो आई थिंक पुलिस पे ये बहुत सारे हो गए लेक्चर्स, इतना इनफ है आपको समझाने के लिए, समझने के लिए पुलिस का अपना क्या रोल है। सीआरपीसी में हम सेक्शन वाइज टाइम टू टाइम आते रहेंगे चीजें। प्रोसिक्यूटर को देख लेते हैं हम। जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे, जब हम बेयर एक्ट वाइज पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें सेक्शन 24 आता है, 24, 25, वो प्रोसिक्यूटर के बारे में ही डिस्कस करता है। अच्छा जी, प्रोसिक्यूटर के बारे में दो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे, अब हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको समझाएंगे। कॉन्सेप्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ उतना ज्यादा कि प्रोसिक्यूटर कहते किसे, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। जो दो दोज हु हैव नॉट अटेंडेड फर्स्ट क्लास, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग क्लासेस। फर्स्ट क्लास अब रिकॉर्ड हो चुके हैं, आ चुके हैं आपके अकाउंट में, आप देख लेना उसको। तो बहुत ही सिंपल सा बात है कि भाई राज्य के अगेंस्ट में जो चीजें क्राइम होती हैं, तो राज्य जो है अपने लिए एक, जो एक्यूज्ड होता है उसको कन्विक्ट करने के लिए, उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करती है। ठीक है, स्टेट लेवल पे अपॉइंट कर सकती है, सेंटर भी अपने लेवल पे अपॉइंट कर सकती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि एडवोकेट जनरल सुना होगा, सॉलिसिटर
जनरल सुना होगा, है ना। सेंटर जब अपॉइंट करते हैं एडवोकेट को सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पे होता है। ये सब सारी चीजें होती है। लॉयर उसे कहते हैं, लॉयर अगर यू आर हैविंग जस्ट डिग्री तो उसको हम लॉयर कहते हैं। हट के बता रहा हूँ, लीग से हट के, लॉयर उसे कहते हैं। एडवोकेट उसे कहते हैं कि वंस यू हैव यू नो registered yourself under PCI, then you become advocate. तो एडवोकेट, लॉयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सब टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए बीइंग जुडिशरी। तो एक बार आप इसको देख लेना। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो मैं बता दूंगा। तो आइए देखते हैं भाई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसमें क्वालिफिकेशन देखेंगे, कोड देखेंगे, अपॉइंटिंग अथॉरिटी देखेंगे, है ना। और हर स्टेट वाइज भी रहते हैं, ये सेंटर वाइज भी रहते हैं। सेंटर के लिए लड़ता है वो जो, उसको भी प्रोसिक्यूटर कहते हैं। एक स्टेट वाइज रहता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है ना। और मजिस्ट्रेट लेवल पे भी रहता है, इनका अपॉइंटमेंट होता है। तो उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिंपल, हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के लिए यू मस्ट बी हैविंग 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, 7 और मोर years ऑफ एक्सपीरियंस। और अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, एज द केस में बी। सिंपल है। अपॉइंटमेंट टू बी मेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से स्टेट गवर्नमेंट करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, हाई कोर्ट नहीं करती। हाई कोर्ट के कंसल्ट से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कम टू द एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीपी। सेम है, हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट होता है, क्वालिफिकेशन सेम चाहिए, 7 years एडवोकेट प्रैक्टिस आपके पास हो। वही सेम है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करेगी, और वही सेम चीजें यहाँ पे भी अदर्स में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर डिस्ट्रिक्ट, लोकल एरिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। सेशन कोर्ट में इनका अपॉइंटमेंट होता है ना। अभी हम कोर्ट को भी आपको बताएंगे, उसकी भी हायरार्की आपको समझाएंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेम है, प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी, 7 years की एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको। अपॉइंटिंग अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। अब यहाँ पे अदर्स में लिखा है, द एडवोकेट टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर मस्ट बी वन ऑफ द एडवोकेट्स ऑन द पैनल प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज। However, in case of appointment by a state in which regular cadre of prosecuting officers exist, the appointment shall normally be made from among the person consulting the cadre. तो इसको देख लेना आप। अच्छा, ब्रजेश ने लिसन ओनली कर दिया है। ब्रजेश को करना चाहिए था। दूसरा वाला क्या होता है, माइक्रोफोन आई थिंक होता है। कोई बात नहीं ब्रजेश, आप कुछ बोलना चाहते थे क्या? मैं अनलॉक करूंगा तभी आप बोल पाओगे। अभी मैं ठीक है, आप चैट भी कर सकते हो। कुछ अगर कहना हो किसी को तो चैट कर सकते हैं। बताऊंगा अभी कैसे आपको बोलना है। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। एडिशनल पीपी है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऊपर था, नीचे एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेम है, इसमें सेशन कोर्ट में अपॉइंटमेंट होता है। एडवोकेट होना चाहिए आपको, 7 years प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और सेम सारी चीजें एडवोकेट वाला ये वाला एप्लीकेबल होगा। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर देख लेते हैं, ये एनी कोर्ट में अपॉइंट हो जाता है। हाँ ब्रजेश, आप लिख सकते हैं, आप कुछ लिख रहे थे। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये एनी कोर्ट में अपॉइंट हो जाता है। एडवोकेट इन प्रैक्टिस फॉर 10 years और मोर चाहिए, इसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अपॉइंटमेंट इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ एनी केस और क्लास ऑफ केसेस। कोई पर्टिकुलर केस के लिए इसको अपॉइंट किया था, उसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोल देते हैं। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कोर्ट मजिस्ट्रेट में इनका अपॉइंटमेंट होता है। और एनी पर्सन अदर देन पब्लिक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई भी पर्सन हो सकता है। वो एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। जो जनरली आप लोग देते हो ना, एपीओ का यही होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। किसी कोर्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं, फिर धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस होता है तो धीरे धीरे आप और आगे जाते हो। इसको आप देख लेना। वॉइस ब्रेक हो रही है सर, वॉइस ब्रेक हो रही है सबको? ईशा कह रही है वॉइस ब्रेक तो नहीं होनी चाहिए, कुछ इशू नहीं है। एनी वन ऑफ यू हैविंग द सेम इशू? ईशा, आप नेटवर्क चेक कर सकती हैं, अपना नेटवर्क आप चेक कर लीजिए, आपके यहाँ से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमने प्रोसिक्यूटर समझा दिया आपको। एक तो जनरल हो गया, चार्ट आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। चार्ट नोट्स में हमने ये चार्ट दिए हैं आपको। तो एक प्रोसिक्यूटर हो गया। प्रोसिक्यूटर का कॉन्सेप्ट क्या था वो हमने समझ लिया। अब आइए, हमने कल की क्लास में ही समझ लिया, तो मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब आइए डिफेंस काउंसिल में। अच्छा ये बताओ,
ठीक है, वो एक्यूज्ड है एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड टू प्रोसिक्यूट द एक्यूज्ड, the public prosecutor, but accused also must, you know, be given free so that he may consult, he may hire a legal expert, so he may hire his advocate. भाई उसको तो भी भारतीय संविधान ने राइट दिया, आर्टिकल 22, 21 आपको याद होगा, क्या उसको अधिकार नहीं है उसको अपने प्रोटेक्शन में लीगल हायर करना, उसको अधिकार नहीं है? इवन कि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि अगर कोई इंडिजन पर्सन है, अगर कोई गरीब है, वो नहीं दे सकता पैसा, तो सरकार जो या कोर्ट उसको अपनी तरफ से लीगल असिस्टेंस दे, क्योंकि उसको डिफेंड करने का पूरा अधिकार है, राइट है। और अलग बात है, ठीक है, उसने ही मर्डर किया, वो अपने बचाव में करेगा, अपने बचाव में उसको ये अधिकार है कि वो एडवोकेट को हायर करे, डिफेंड करे अपने आप को। सो द एडवोकेट विच इज हायर्ड बाय द एक्यूज्ड, दैट एडवोकेट इज कॉल्ड डिफेंस काउंसिल, जो उसको डिफेंस करता है ना। प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूट करता है एक्यूज्ड को, और एक्यूज्ड को डिफेंड कौन करता है? डिफेंस काउंसिल करता है, क्योंकि उसको राइट है, भारतीय संविधान ने उसको राइट दिया है। तो आर्टिकल 22 भी यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं आप, तो ये में कोरिलेट आर्टिकल 22 आल्सो। सिंपल है, आइए और आगे बढ़ते हैं। So adversary system of criminal trial which we have adopted assumes that the state using its investigative resources and employing a competent prosecutor would prosecute the accused, who in turn will employ an equally competent defense counsel to challenge the evidence of the prosecution. Accused भी अपने लिए एक उतने ही competent defense counsel को अपॉइंट करेगा, so that defense counsel may reject or may challenge the evidence given by the prosecutor. Therefore, both the Constitution of India and the CRPC confer on the accused person a right to consult and to defendant by a legal practitioner of his choice. नामिका करें, yes sir, हो गया। हाँ, ब्रिजेश कुछ लिख रहे हैं। The right to counsel would, however, remain empty if the accused, due to his poverty or indigent conditions, has no means to engage counsel for his defense. The right to counsel would, however, remain empty if the accused, due to his poverty or indigent condition, has no means to engage a counsel for his defense. Indigent accused obviously stands the risk of denial of a fair trial when he does not have equal access to the legal services available to the opposite side. To an extent, court has attempted to find a solution to this problem. It has been provided that where in a trial before session court, accused is not represented by pleader, and where it appears to the court that the accused has not sufficient means to engage a pleader, the court shall assign a pleader for his defense at the expense of the state. तो जाहिर सी बात है, कोर्ट इसके राज्य के खर्चे पे उसको डिफेंस काउंसिल ला के देगी, प्रोवाइड करेगी। तो गरीब है, इंडिजेंट पर्सन है तो। हाँ जी, कोई भी लिख रहा था, ब्रिजेश लिख रहे थे। अभी मैं बताता हूँ ब्रिजेश कैसे बोलना है, आपको परेशान ना हो, बोल पाओगे। हो गया, ये डिफेंस काउंसिल भी हो गया, ये फंक्शनिज। अब आते हैं हम कोर्ट पे। यही था कोर्ट वाला ऑप्शन। यहाँ पे हमारा प्रोसिक्यूटर हो गया, डिफेंस काउंसिल हो गया, द कोर्ट में देख लेते हैं। अब चूंकि कोर्ट में आप जानते हैं जो हायरार्की है, ऑन द टॉप सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट होगा हमारे देश में। अगर आपको याद हो तो आर्टिकल 133, 135, 144, 145, 128, यही सब आर्टिकल हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग। सुप्रीम कोर्ट है ऑब्वियसली, तो कोर्ट की हायरार्की में हम लोग ये पढ़ेंगे। हाई कोर्ट में अगर आपको याद हो कि हाई कोर्ट भी होती है, 224, 235, 245 ऐसे करके हाई कोर्ट भी, आर्टिकल देख लेना। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किस किस आर्टिकल में 214 है, 215 है, 227 है, 228 है। These are the articles which talks about the high court, आपने पढ़ चुके हो। अब जो हायरार्की हाई कोर्ट की, तो पहले सुप्रीम टॉप पे सुप्रीम अपेक्स बॉडी है, अपेक्स कोर्ट है ऑफ द कंट्री, दैट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी है, कोई भी सेंटेंस जो अथॉराइज बाय लॉ है वो सुप्रीम कोर्ट पास कर सकती है। कोई लिमिटेशन नहीं है कि 10 साल की सजा सिर्फ सुना सकती है, 7 साल की, ऐसा कुछ नहीं। अगर वो लॉ में, कानून में वो सजा है तो सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है। हाई कोर्ट पे भी आते हैं। हाई कोर्ट में क्या होता है कि हाई कोर्ट स्टेट वाइज होता है। सुप्रीम कोर्ट एक ही है कंट्री में, हाई कोर्ट रिस्पेक्टिव स्टेट्स में हाई कोर्ट होते हैं, अपने उनके हाई कोर्ट होंगे, उनका जो जुरिडिक्शन होगा वो ऑल ओवर द स्टेट होगा, है ना। और वो कंट्रोल करेंगे, जो सेशन जज होंगे उनको भी कंट्रोल करेंगे, जितने भी कोर्ट्स होंगे उनको कंट्रोल करेंगे। हाई कोर्ट हर स्टेट में अपना एक हाई कोर्ट है, ठीक है।
वो अलग चीज है कि स्टेट में 2 स्टेट की एक हाई कोर्ट है ना, वो अलग चीज है। एनी सेंटेंस अथॉराइज बाय लॉ, इनको भी जो इनकी पावर है, जो इनकी जुरिडिक्शन है वो स्टेट लेवल तक है, और जो सेंटेंस देने की पावर है वो कोई भी सेंटेंस से दे सकते हैं, हाई कोर्ट भी दे सकती है, अथॉराइज बाय जो लॉ है कानून में जो लिखे हैं वो सेंटेंस हाई कोर्ट दे सकती है। उसके बाद आते हैं द कोर्ट, उसके बाद सेशंस कोर्ट आते हैं ना, जैसे ये हो गया ना सुप्रीम कोर्ट, जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सेशंस कोर्ट, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ सेशन कोर्ट यहाँ लिख दिया। अब सेशन कोर्ट में कौन होते हैं? सेशन जज होते हैं, एडिशनल सेशन जज होते हैं, एएसजी का मतलब एडिशनल सेशन जज। सेंटेंस अथॉराइज बाय लॉ, डेथ सेंटेंस इज सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट। इनको भी ये कोई भी सेशन कोर्ट जो है कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। अब इसमें हम कैटेगराइज करेंगे, कोई भी इन द सेंस मतलब इनकी एक लिमिटेशन है। सेशन कोर्ट में जब आएंगे तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जहां तक डेथ सेंटेंस की बात है, सेशन कोर्ट भी डेथ सेंटेंस पास कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से परमिशन लेंगे, हाई कोर्ट से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ये दे देंगे। अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में सेशन कोर्ट कभी डेथ पेनल्टी की सजा नहीं सुना सकती। सिंपल है। अब सेशन कोर्ट में अगर हम बात करें तो असिस्टेंट सेशन जज, उसके बाद चीफ और एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी होते हैं, एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी होते हैं, उसको हम समझाएंगे आपको। उसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। यहाँ पे सेशन कोर्ट के लेवल पे अगर आप बांटेंगे तो ये असिस्टेंट सेशन जज हो गए, ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गया या एडिशनल मजिस्ट्रेट, एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए या एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए। समझ में आया? अब असिस्टेंट सेशन जज की, सेशन कोर्ट मतलब आप समझ रहे हैं ना, सेशन कोर्ट मतलब कि इनके अंडर में एक पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये होते हैं ना सेशन कोर्ट्स होते हैं, या सेशन कोर्ट आप ये कह लो कि स्टेट इस्टेब्लिश करता है सेशंस कोर्ट। स्टेट में क्या हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, क्या हो गया, आ जा रहे हैं लोग, इस समय भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ये कुछ इश्यू है, ठीक है। तो सेशन कोर्ट होते हैं, हर सेशन डिवीजन होता है, हर सेशन डिवीजन के लिए स्टेट जो है सेशन कोर्ट बनाती है ना। अब सेशन कोर्ट में जो जजेज होते हैं उनको असिस्टेंट सेशन जज कह देते हैं, चीफ और एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज। हाई कोर्ट ना जो सेशन जज होते हैं उनको हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। जो बनाए जाते हैं सेशन कोर्ट, ठीक है, स्टेट को स्टैब्लिश करना है सेशन कोर्ट, हर सेशन डिवीजन के लिए सेशन कोर्ट स्टैब्लिश करना है, लेकिन उसमें जो प्रिसाइड ओवर करेंगे ऑब्वियसली बात है वो सेशन जजेस होते हैं और असिस्टेंट सेशन जज होते हैं। तो ये जो सेशन जज हैं, असिस्टेंट सेशन जजेस हैं, अपने जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करेंगे, वो सब हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट जो असिस्टेंट सेशन जज भी अपॉइंट कर सकते हैं। जुडिशियल अगर मजिस्ट्रेट की बात करें, इसकी बात करें जी, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास बना सकती है। स्टेट हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्टैब्लिश कर सकती है। सिंपल है, जैसा भी जरूरत हो। तो और स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से लोकल एरिया में स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकती है। ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर लें, इसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास। सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, उसके अंडर में आते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के 2 पार्ट होते हैं। मैं बताता हूँ इसको, आप एक तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर लो, दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें 1 ईयर होगा, ठीक है, सेम पनिशमेंट था ना, 1 ईयर कर लो और 5 ईयर 5,000 कर लो, ठीक है। अब ये हो गया, सही हो गया आपका। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, उसके बाद सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट
उसके बाद ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट क्लास याद रखना, और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ये जो चीजें होती है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है ऐसे कोर्ट, ऐसे मजिस्ट्रेट, छोटे मोटे केस देखने के लिए, बाकी चीजें देखने के लिए। सिंपल है। अब हम आते हैं दोबारा, आपको देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया। अब इस पे आइए, असिस्टेंट सेशन जज हो गया, चीफ और एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। अब इसकी जो पनिशमेंट है वो आपको ध्यान में रखना है। पहली बात, जो असिस्टेंट सेशन जज है उनको जो पावर है वो 10 इयर्स तक वो इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं, और सिर्फ फाइन सुना सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं। ठीक है। चीफ और एडिशनल मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट हैं, उनको जो इम्प्रिजमेंट की पावर है वो 7 इयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट, 7 इयर्स तक वो सजा सुना सकते हैं, और फाइन सुना सकते हैं, या दोनों सुना सकते हैं। सिंपल। और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एडिशनल जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होते हैं, वो इम्प्रिजमेंट 10 साल तक सुना सकते हैं, या फाइन सुना सकते हैं, या दोनों सुना सकते हैं। तो ये आपको जो ईयर्स है ना, कि कितने पावर्स है, वो यही क्वेश्चन पूछते हैं वो ऑब्जेक्टिव में, प्रीलिम्स में। तो आप याद कर लेना इसको। अब जो हमने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात की थी, ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये वाले, ये इसको हम कैटेगराइज करने जा रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मैं आपको बता दूं, जो मेट्रोपॉलिटन, शिवांगी करें, वॉइस इज ब्रेकिंग, सबको वॉइस ब्रेक हो रही है। आई थिंक नेटवर्क इशू है शिवांगी, वॉइस तो सही है। तो जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, वो मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में, मेट्रोपॉलिटन शहर में इनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ना। जो मेट्रोपॉलिटन, जैसे दिल्ली हो गए, कलकत्ता हो गए, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वहां पे होते हैं। सिंपल है। और हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्टेट जो है हाई कोर्ट के कंसल्ट से कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है, स्टैब्लिश करती है। ठीक है, जैसे उनको जरूरत पड़ती है। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होता है ऐसे कोर्ट का, वो हाई कोर्ट के थ्रू अपॉइंट होता है। उनका जो जुरिसडिक्शन एंड पावर्स है हर ऐसे मजिस्ट्रेट का, चाहे वो मैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करूं, या स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करूं, या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करूं, या एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करूं, ये जितना मेट्रोपॉलिटन एरिया है ना, उनका पावर वहां तक होता है। जो जितना मेट्रोपॉलिटन एरिया, जिस एरिया के लिए स्टैब्लिश किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, और हाई कोर्ट के कंसल्ट से करेगी। तो ये जो सेक्शंस आप पढ़ोगे, सेक्शन वाइज पढ़ोगे, सेक्शन 16 में 12, ये सीआरपीसी का सेक्शन 12, 14, 15, ये सब सेक्शन जो है यही बात करते हैं, कोर्ट की बात करेंगे, तो वहां एक बार और हम डिस्कस करेंगे। अब मेट्रोपॉलिटन, चीफ मेट्रोपॉलिटन या एडिशनल मेट्रोपॉलिटन में दो कैटेगरी में बांट सकते हैं आप, एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एक स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, उसको जो पावर है वो 10 इयर्स तक वो इम्प्रिजन कर सकते हैं, या फाइन कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होता है, इम्प्रिजमेंट अप टू 7 इयर्स या फाइन, या दोनों कर सकते हैं। स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मतलब कि उन्हें स्पेशल क्लास के लिए, स्पेशल केस के लिए बनाया जाता है मेट्रोपॉलिटन। उनके पास हर कोई केस नहीं जाता, मर्डर का केस पहुंच जाए, कुछ नहीं। एक स्पेशल, जैसे मान लिया कोई हीनियस क्राइम हो रहा है, कोई रेप से रिगार्डिंग है, तो एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर दी कि हाँ, इस मेट्रोपॉलिटन एरिया में कोई भी रेप का केस आएगा तो इनके पास आएगा, उसको हम स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोल देते हैं। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सीएमएम कहते हैं, एडिशनल सीएमएम हो गए, है ना। तो ये सब चीजें। हाँ, कोई कुछ कह रहा था अभी, लिख रहा था कोई। ठीक है। तो जो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, तो जनरली हाई कोर्ट ही रिक्वेस्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, जब उनको जरूरत महसूस होता है ना कि आप एक स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कॉन्स्टिट्यूट कर दो, तो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इसमें पता है कौन लोग रहते हैं? रिटायर्ड जजेस होते हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनको बना दिया जाता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। तो उनके पास स्पेशल केसेस जाते हैं, बहुत सारे बर्डन हो जाते हैं, तो नॉर्मल जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो बेयर नहीं कर पाता है, बहुत सारे केसेस हो गए, तो फॉर द टाइम बिंग बना दिया जाता है उसी केस को देखने के लिए। अब ये वाला चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो था, ये वाला हम लोग देख लेते हैं, है ना। पहले तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एडिशनल मजिस्ट्रेट में सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएगा, जिसको इम्प्रिजमेंट अप टू 3 इयर्स है, या फाइन है 10,000 तक फाइन वो कर सकते हैं, है ना। अब उसके अंडर में इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो फर्स्ट क्लास चीफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक सेकंड क्लास स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, उसको जो पावर्स है वो इम्प्रिजमेंट अप टू 3 इयर्स है, या फाइन है, या 10,000 तक, या दोनों वो कर सकते हैं।
जो सेकंड क्लास का स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जेएम या एसजेएम, इम्प्रिजमेंट उनको 1 ईयर तक है और फाइन वो 5,000 तक करता है। सिंपल, ये सब याद करने की चीज है, बहुत इसमें कुछ है नहीं बताने को, बस आपको याद करना है, फटाफट याद कर लेना, हो जाएगा। अब एक थोड़ा सा कैटेगराइजेशन मैं और कर दे रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जगह यहाँ पे हमारे पास, तो हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, आपने सुना होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। इसमें एग्जीक्यूटिव सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इसमें आता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फिर इसको 2 भागों में बांट लेना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सब मिल जाएगा आपको नोटबुक में, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक्चुअली होता क्या है, देखो एग्जीक्यूटिव नाम से पता चला, एग्जीक्यूटिव यानी कि देखो जो जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रखने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूट किया है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में पता है कौन से मैटर जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जाते हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हो गए, एग्जीक्यूटिव मैटर्स हो गए, तो वो ये मैटर यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। वहां पे कानून वाले या जुडिशियल लेवल, जुडिशियल वाले मैटर्स वहां पे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, ये भी मैटर जुडिशरी में जाते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, तो इंडिपेंडेंस नहीं रह जाती जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, है ना। तो इसलिए इन्होंने कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया। कोर्ट हैज अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी from the executive, therefore it has created a separate category of courts which are distinct from the courts of judicial magistrate. Object of the policy of separation is to ensure the independent functioning of the judiciary free of all suspicion of executive influence and control. Therefore judicial magistrate and metropolitan magistrates are put under the control of high court, while the executive magistrate जो होता है वो under the control of state government होता है। ये state government के अंडर में होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, है ना, हाई कोर्ट के अंडर में नहीं। जो हमने पहले आपको पढ़ाया वो सारे हाई कोर्ट के अंडर में, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन सारे कोर्ट्स के वो हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। समझ में आ रहा है ना। अब मैटर्स कौन कौन से आते हैं, आप सोचोगे सर कौन कौन से मैटर्स इसमें आते हैं। इसमें पुलिस से रिलेटेड मैटर्स, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पुलिस से रिलेटेड मैटर्स आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर्स के मैटर आ जाते हैं ना। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है, और एक डीएम ही जनरली होता है, डीएम को अपॉइंट कर सकते देते हैं, है ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर देंगे उसको बना के। ये तो सेक्शन जब 20 क्लॉज 4 पढ़ेंगे आप उसको समझा देंगे उसमें। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो ये हमने देख लिया कोर्ट के रिगार्डिंग, ये हो गया कोर्ट का बाइफर्केशन हो गया हमारे पास। तो ये सब सारी चीजें समझने की थी, आप समझ गए हो। अब थोड़ा सा प्रिजन अथॉरिटी है, उसमें कुछ खास नहीं है, जो ये लास्ट वाला था आपके सामने। प्रिजन अथॉरिटी आप समझ रहे हो, प्रिजन अथॉरिटी लास्ट में आता है भाई, जज साहब ने कोई डिसीजन दे दिया, सामने वाले को गिल्टी पाया गया और गिल्टी पाया गया, जजमेंट पास हो गया उसके अगेंस्ट में, तो उसको जेल में भेजा जाता है ना, जेलर वहां पे होता है, प्रिजन अथॉरिटी उसको बोलते हैं। ट्रायल जब कंक्लूड हो जाता है, इन द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल accused is found guilty, court is required to pass sentence on him या to deal with him under the probation laws or other special law for the reformation or rehabilitation। भाई दो चीजें होंगी, या तो उसको सजा, अगर उसे प्रूव हो गया गिल्टी हो गया तो उसको जेल में भेज दो। दूसरा वे कौन सा है, दूसरा वे ये है कि अगर कोई स्पेशल एक्ट के थ्रू उसको सजा देनी है तो रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजना होगा उसको, रिफॉर्मेशन सेंटर भेजना होगा अगर बच्चा है वो, है ना। ये सब अकॉर्डिंगली चलती रहती है मशीनरी। तो ये चीजें हमने देख ली, मशीनरीज देख ली, और आपके जो क्वेश्चंस हैं ये हमने देख लिया, फंक्शनरीज अंडर द कोड। आगे के सेक्शन में हम आपको फिर सेक्शन वाइज लेने वाले हैं, हम लोग कल की क्लास में सेक्शन वाइज लेंगे चीजों को, स्टार्टिंग से फटाफट कंप्लीट करते हुए आएंगे। कुछ चीजें हमने पढ़ा दी आपको, तो मैं वहां पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। सेक्शन 24 हो गया, सेक्शन 12, 14, 15 हो गए, कोर्ट से रिगार्डिंग सेक्शंस हो गए, वहां पे मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, फटाफट उसको बस पढ़ा के दिखा दूंगा आपको। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस ले लीजिए, आप ये क्वेश्चन कर लेना। Write short notes on judicial magistrate, metropolitan magistrate, and executive magistrate. Judicial magistrate, metropolitan magistrate, and executive magistrate. Write short notes on judicial magistrate, executive magistrate, and आपको metropolitan magistrate पे लिखना है। स्पेशल इस पे भी लिख लेना, स्पेशल मजिस्ट्रेट और स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट।
और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे शॉर्ट नोट कर लेना। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।